बिहार में अंधेर नगरी की कहानी देखनी जरूरी है, क्योंकि जहां एक डॉक्टर एक दिन में सिर्फ 12 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर सकता है, वहां एक डॉक्टर से 65 लोगों का लापरवाही भरा ऑपरेशन करा देने का आरोप है और इस लापरवाही ने 15 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली है। वो रोशनी लेने आए लेकिन अंधेरा मिला। कहा जी आँख निकालना पड़ेगा, जो नहीं तो आँख में के प्रति फैल करके कैंसर हो जाएगा तो मर जाएगा। सोचा था दुनिया देख पाएंगे, आँख निकलवानी पड़ गई। आँख से पानी गिरने लगा, फिर वहाँ से कल होकर के आए हॉस्पिटल में, दवाई दिए, लोग देख करके दवाई चला, उससे कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पटना रेफर किए, बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन फैल गया, हो सकता है दूसरे आँख में भी हो सकता है, आँख निकलवाना होगा। पहले आंखें खराब की, फिर दर दर भटकाया। धीरे धीरे उनके आंख से पस आना शुरू हो गया, तो बोला कि 3 दिन डेरा पर रखिए, फिर तीसरे दिन लगे तो ड्रेसिंग कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर 3 दिन के बाद लेके गए उन लोगों के पास, तो लोग कहा कि रेफर टू पटना कर दिया। वो पटना में गए तो पटना वाला डॉक्टर बहुत वहाँ गुस्सा हुआ, बोला कि भाई ये कौन तरीका है, कहाँ करवाए नहीं करवाए। फिर आज गए हॉस्पिटल में तो क्या हुआ? फिर आज हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ ताला मारा हुआ है। मोतियाबिंद ठीक कराने आए, लेकिन अब एक आंख ही खोनी पड़ गई। अस्पताल अभी बोल रहा है जो अब इस आंख को निकलवा देने में ही फायदा है, इन्फेक्शन ज्यादा फैल चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंखों के सबसे बड़े निजी अस्पताल में वो अंधेर नगरी नवंबर की 22 तारीख को फैली, जिसमें एक साथ 65 लोगों का मोतियाबिंद सही करने के नाम पर अब तक 15 लोगों की आंखों की रोशनी छीनी जा चुकी है। वो गरीब आम आदमी जिनके पास किसी प्राइवेट अस्पताल में मोतियाबिंद दूर करने का पैसा नहीं होता, जो रोशनी की उम्मीद में ट्रस्ट के कैंप में लगे मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने आए, उनमें से अब तक 15 लोगों की आंखों की रोशनी ही लापरवाही के ऑपरेशन ने छीन ली। कई लोगों को आंख से पानी गिरने और दर्द होने की शिकायत होने लगी। वो लोग फिर आए यहाँ पर, तो देखा गया कि उनको पेन ऑप्थेल्माइटिस हो गया और उस केस में आंख निकालनी पड़ जाती है। तो अब तक जो है 15 व्यक्तियों की आंखें निकाली जा चुकी हैं जो इफेक्टेड हुआ था यहाँ, और 2 अभी और भर्ती हैं। मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। 3 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही है। आम लोगों की आंख छीनने वाले इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के उसी आई हॉस्पिटल में हैं, जहां बीते 22 नवंबर को 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और यही OT है, शैल कक्ष है, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया गया है। इसी में जो है ऑपरेशन किया गया था। नमस्कार, हम मणिभूषण बोल रहे हैं आज तक टीवी से। शिवसदन साहब, आज तक के संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने ही सबसे पहले मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य महकमे को इस आंखों के अस्पताल में हुई अंधेर गर्दी के बारे में जगाया था, जिसके बाद प्रशासन को सारी कहानी पता चली। सवाल उठता है, आखिर ये पूरी लापरवाही हुई कैसे? आंखों की रोशनी छीनने वाली अंधेर गर्दी का पहला सबूत है 65 लोगों का ऑपरेशन एक दिन में एक ही डॉक्टर ने कर दिया। गवाही मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा देते हैं। डॉक्टर एशन साहू का नाम आ रहा है, उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया। एक ही डॉक्टर टोटल ऑपरेशन किए थे? ये मुझे नहीं ठीक से कितना उसने एक ही डॉक्टर एशन साहू का। अंधेर गर्दी का दूसरा सबूत है, एक डॉक्टर दावा है मोतियाबिंद का ज्यादा से ज्यादा 12 ऑपरेशन दिन भर में कर सकता है। मुजफ्फरपुर में एक ही डॉक्टर से 65 लोगों का ऑपरेशन करा दिया गया। एक डॉक्टर 65 ऑपरेशन एक दिन में कर सकता है क्या? नहीं, नॉर्म के अनुसार नहीं करना चाहिए। 65 आम आदमी का मोतियाबिंद सही करने के नाम पर यहाँ ऑपरेशन करके उन्हें लेटाया गया, बाद में घर भेजा गया, हालत बिगड़ गई। मुजफ्फरपुर में आंखों की रोशनी छीनने वाली अंधेर गर्दी का तीसरा सबूत यह है कि अस्पताल के स्थायी डॉक्टर छुट्टी पर थे। पहले काम कर चुके एक डॉक्टर को चिरौरी करके बुलाकर 65 लोगों का ऑपरेशन कराया गया। इस बात का सबूत आज तक संवाददाता को अस्पताल के सहायक प्रशासक दीपक कुमार देते हैं। परमानेंट डॉक्टर नहीं है, उस दिन कोई सर्जन हमारे यहाँ नहीं थे। मैनेजमेंट के अनुरोध पर वो मदद के रूप में आए थे हॉस्पिटल में। कितना पैसा उन्हें दिया जाएगा? पैसा की बात नहीं थी उस रोज, उनको रिक्वेस्ट किया गया था। इतनी लापरवाहियों की कीमत चुकाने वाले कोई अमीर नहीं बल्कि बेहद गरीब लोग हैं। मोमिनपुर के जुमराती उनमें से एक हैं।
एक आंख को हाथ से ढक कर आ रहे हैं। हाथ में पर्चा है उसी अस्पताल का जहां रोशनी लेने गए थे। अब इस पर्चे को भी नहीं पढ़ सकते। जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था ड्रॉप डालते रहो सही हो जाओगे, दावा है अब आंख खराब हो चुकी है। इतनी अंधेर गर्दी पर ही मानवाधिकार आयोग भी जाग गया। बिहार में सरकार को नोटिस भेजा। 4 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। चूंकि यह भारत का पहला ऐसा मामला है जितने इतने मास अमाउंट में लोगों की आंख निकालने की बात हो रही है। क्या ये अंधेर गर्दी भ्रष्टाचार का नतीजा है? क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर मिलने वाली सरकारी रकम को डकारने के लिए एक साथ 65 लोगों की आंखों की रोशनी को दांव पर लगाया गया, जिसके कारण अब तक 15 से ज्यादा लोगों की आंख निकालनी पड़ गई है? जवाब जांच में सामने आएगा। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, आज तक। अब बात उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद पर मचे घमासान की। एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए ट्वीट किया था। आज केशव मौर्य ने खुलकर उसी बात को आगे बढ़ाया और अकेले केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान पर भी मंदिर का जिक्र है। अब यूपी की चुनावी राजनीति में मंदिर पर संग्राम मचा हुआ है। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत। ऐसा है जब ये हारने लगे तो पागलपन हो गया। जब तक मंदिर की बात न हो, जब तक मस्जिद की बात न हो, जब तक हिंदू की बात ना हो, जब तक मुसलमान की बात ना हो, तब तक क्या खाक यूपी में चुनाव है? तो आइए यूपी के चुनाव का लुत्फ उठाइए, क्योंकि बीजेपी ने अपना मंदिर कार्ड मार दिया है विपक्षियों के माथे पर। पहले ट्वीट किया था केशव मौर्य ने, अब सीधे सीधे वही बात कि अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है। हाँ, मथुरा की तैयारी है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। मंदिर वाला दांव बीजेपी का आजमाया हुआ दांव है। ये दांव हर दौर में जीत की गारंटी बना है, बढ़त लेने का जरिया बना है। अटल आडवाणी से लेकर मोदी और शाह तक मंदिर मंदिर बात चली है, पता चला है। ऐसे ही तो यूपी में कमल का फूल खिला है कि नहीं? जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत होगी। मित्रों, यही अखिलेश जी, मुझे ठीक याद है 2014 में मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो जो बोले सो बोले, अब तो बीजेपी वाले भी वही बोले हैं। गृह मंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक सबकी जुबान पर राम है, सबकी जुबान पर मंदिर है, चुनाव है और मंदिर के नाम पर तनाव है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यूपी के बाहर रहने वालों को लगा हो कि एकाएक मंदिर का जिक्र क्यों चल पड़ा, तो बता दें कि राजनीति में जिनकी न्यूनतम दिलचस्पी भी है वो जानते हैं कि यूपी में मंदिर राजनीति की धुरी रहा है। मंदिरों के शिखर पर बांधी जाती रही हैं चुनावी पताकाएं, दौर और दस्तूर के हिसाब से। अब एक बार फिर सामने है चुनाव, तो मथुरा का जिक्र चला है, लेकिन इस जिक्र के साथ
बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा गया है। देखिए, अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव की राजनीति यदुवंशियों वाली है। जाहिर सी बात है कि यदुवंशियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अगाध है। केशव मौर्य का ये सवाल चट भी मेरी पट भी मेरी वाला है, मगर समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी के लिए क्या कहते हैं वो भी तो सुनिए। चलो की तैयारी है। ऐसा है, जब ये हारने लगे तो पागलपन हो गए सवाल। इधर राजनीति अपने पूरे शबाब पर है और उधर कुछ हिंदू संगठन अपने जहर बुझे अल्फाजों के साथ मैदान में उतर गए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी उन्हीं में से एक है। इनके बयानों से ही अंदाजा लगा लीजिए कि इनके मन में क्या चल रहा है। और एक काम और कर दें, जिस तरीके से अयोध्या में सफाई के साथ, स्पष्टता के साथ मेरा भव्य राम मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरीके से काशी में सफाई के साथ मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर निर्माण हो और ठीक उसी तरीके से मथुरा में हो। हम पूरा स्वागत करते हैं, तन मन धन गन से उनके साथ में निश्चिंत रहे। ये सनातन धर्म की धरती है। इसका हिंदू संगठनों का तो खैर काम ही है ऐसे मसलों पर सियासत को धधकाना, लेकिन बीजेपी के चुनावी प्लान में मंदिर धीरे धीरे केंद्र में आता जा रहा है। मंदिर का जिक्र मोदी और अमित शाह के भाषणों में होता है तो योगी और केशव मौर्य जैसे नेता पूरी मुखरता दिखाते हैं। इसी कड़ी में अब मथुरा भी आ गया है। उम्मीद कीजिए कि ये मंदिर वाली राजनीति अभी आगे जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ मोहित शर्मा, सहारनपुर, आज तक। ओमिक्रॉन कितना घातक है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन्स में हुए म्यूटेशंस दुनिया के माथे पर चिंताओं की लकीरें खींच चुके हैं। भारत भी ओमिक्रॉन की एंट्री रोक नहीं सका। शायद देर सबेर ये होना ही था। इसलिए भारत ने ओमिक्रॉन के खिलाफ 5 पंच मारने वाली रणनीति तैयार की है। भारत में ओमिक्रॉन की घुसपैठ तो नहीं रुक सकी है, लेकिन ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बैरियर अगर कहीं लग रहे हैं तो वो देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ही हैं। 1 दिसंबर से ही एट रिस्क देशों यानी उन देशों जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत यात्रा का जोखिम सबसे ज्यादा है, वहां से आ रहे हवाई यात्रियों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन की कड़ी शर्तें लागू कर दी गई हैं। वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% लो पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे और अगर वह नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं। तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया और उसमें से 10 पैसेंजर्स RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम WHO की गाइडलाइन, WHO की जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि WHO ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रेवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें। उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पहचाने गए ओमिक्रॉन के केस 29 देशों में मिल चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी जिन 11 देशों से आई फ्लाइट्स के मद्देनजर सतर्कता बरती है वे देश हैं यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। गौरतलब है कि अगर ओमिक्रॉन नहीं आता तो 15 दिसंबर से भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तक शुरू हो जाती। भारत ने इसका ऐलान भी कर दिया था। 21 महीने के बैन के बाद भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन 50 से अधिक म्यूटेशन वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इस प्लान को बेमियादी टाल देने के लिए मजबूर किया है। ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी।
वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे, उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। ओमिक्रॉन से कोई कोविड लहर न पैदा हो, इस जद्दोजहद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट, पोर्ट और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भारत में एंट्री पॉइंट्स पर ही स्क्रीनिंग के मद्देनजर बैठक भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी सतर्कता बरतने और उनके राज्यों में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर नजर रखने का निर्देश दे चुका है। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से आए कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान और 14 दिनों तक फॉलोअप का निर्देश दिया गया है। इस बीच ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आए वो यात्री जो कोविड पॉजिटिव तो पाए गए हैं, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे ही 4 मरीजों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है और संतोषजनक है, परंतु अभी जो साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का, जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और WHO ने कहा है कि भाई दिस इज ए वायरस ऑफ कंसर्न है। अभी बहुत सारी रिसर्च तो नहीं आई है, परंतु कंसर्न है इसका। ओमिक्रॉन के अटैक के मद्देनजर भारत की पहली और इकलौती रणनीति अभी टेस्टिंग और ट्रेसिंग है, लेकिन इसके तेज संक्रमण की परिस्थिति में बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पर्याप्त इंतजाम करने पड़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके बाद से ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और वैक्सीनेशन को लेकर नए सिरे से चेताया जा रहा है। उधर वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यूके में एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज की इजाजत मिलने का हवाला दिया है और वैक्सीन उपलब्धता का दावा किया है। इस बीच भारत का कोविड-19 टास्क फोर्स अगले 2 हफ्तों में बूस्टर डोज की नीति पर घोषणा करने का संकेत दे चुका है। अभी 36 देशों में बूस्टर डोज की इजाजत है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है और सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि क्या मौजूदा वैक्सीन्स ओमिक्रॉन वेरिएंट पर असरदार होंगी। हालांकि अभी इसको लेकर रिसर्च चल रही है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी मॉडर्ना कह रही है कि मौजूदा वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर कम प्रभावी रहने के चांस हैं। चौबीस नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला केस सामने आने के बाद से अब तक 15 से ज्यादा देशों ने ट्रैवल बैन लगाया है, लेकिन फिर भी 30 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें अब अमेरिका भी शामिल है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं मालूम कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर प्रभावी होंगी भी या नहीं। The emergence of the Omicron variant has understandably captured global attention. At least 23 countries from 5 of 6 WHO regions have now reported cases of Omicron, and we expect that number to grow. WHO takes this development extremely seriously, and so should every country. But it should not surprise us. This is what viruses do. ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी तक जो पता चला है वो बेहद परेशान कर देने वाला है। सबसे ज्यादा डर नए वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार का है, जो अब तक मिले सभी वेरिएंट से 7 गुना तक ज्यादा मानी जा रही है। साउथ अफ्रीका इसकी केस स्टडी है, जहां पहला ओमिक्रॉन केस मिला था।
साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से कोरोना के नए केस की संख्या दुगनी हो गई है। बुधवार को यहां कोरोना के 8,561 नए केस सामने आए थे, जबकि 10 दिन पहले तक वहां हर हफ्ते औसतन सिर्फ 1300 केस दर्ज हो रहे थे। साउथ अफ्रीका के गौतेंग प्रोविंस में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते नए कोरोना केस की संख्या 330% तक बढ़ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहला केस गौतेंग प्रोविंस में ही मिला था और इस वक्त वहां मिल रहे नए केस में से 74% ओमिक्रॉन के ही हैं। ये बताता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भले ही कोई मौत अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई हो, लेकिन ये जिस तेजी से फैल रहा है, इसे अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। जब ये संक्रमण शुरू हुआ था, वो अल्फा वेरिएंट से शुरू हुआ था, जिसकी R0 फैक्टर, जो R0 फैक्टर वो होता है जिससे एक शख्स को जिसको इन्फेक्शन होगी वो और कितनों को इन्फेक्ट करेगा, उसका 2.5 था। अब ये जो नया वेरिएंट आया है जिसको साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया है, इसके अंदर जो म्यूटेशंस हुए हैं, ये म्यूटेशंस हैं 50 से ज्यादा म्यूटेशंस उस वायरस में पाएगा और उनमें 30 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे पाए गए। तो अगर जब ऐसा होता है तो एकदम हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, लगता है कि इसका R0 फैक्टर कोई 12 से 18-20% टाइम्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी फैलने की जो गति है वो बहुत जबरदस्त हो सकती है और बहुत सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस देखा गया है साउथ अफ्रीका में। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन्स को लेकर जो चिंता जताई जा रही थी, वो भी सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इजरायल में ओमिक्रॉन के दोनों केस में संक्रमित लोगों को वैक्सीन की 3 डोज लग चुके थे। बोत्सवाना में ओमिक्रॉन के 4 मामलों में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमण हुआ है, जिससे ये आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ओमिक्रॉन में मौजूदा वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को चकमा देने की क्षमता है। वैक्सीन कंपनियां भी ओमिक्रॉन की ताकत को पहचानने में जुटी हैं। I don't know for sure how long the third dose, the booster dose, will last. I am very confident that would last at least 12 months, but I don't know that. If we have to make a guess, based on everything I have seen so far, I would say that likely will be needed annual revaccinations to maintain very robust and very, very high level of protection. WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन पर स्टडी जारी है, जिसमें अभी और 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है, दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ओमिक्रॉन पर किसी रिसर्च का इंतजार करे। इसलिए एक बार फिर से दुनिया के देशों ने हवाई नाकेबंदी की शुरुआत कर दी है। फिलहाल यही एक चीज है जो दुनिया ओमिक्रॉन से बचने के लिए कर सकती है। जहां बाहर के वैक्सीन मैन्युफैक्चररों ने, चाहे वो मॉडर्ना हो या फाइजर हो, अपने हाथ खड़े कर दिए हैं ओमिक्रॉन के सामने, भारत सरकार का कहना है कि वैक्सीन्स काम करेंगी या नहीं इस वेरिएंट के खिलाफ, इस पर अब शोध शुरू हो गया है। भारत में 2 वैक्सीन्स बड़े पैमाने पे यूज हो रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और क्योंकि 2 वेरिएंट्स अब भारत आ गए हैं, इनके आइसोलेट्स पर काम करके पता किया जा सकता है कि भारत में बनाई गई वैक्सीन्स अब ओमिक्रॉन से लड़ पाएंगी या नहीं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।